हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कुछ 10 से 11 ऐसे पॉइंटर्स जो कि आपको हेल्प करेंगे एक अच्छी कंपनी ढूंढने के लिए जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल पूरे इंडियन मार्केट्स में 6000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है और आप बाहर जाओगे तो यूएस मार्केट्स में भी बहुत सारी कंपनीज है। तो उसमें से कौन सी कंपनी सही है इन्वेस्टमेंट के लिए वो आपको पता चल जाएगा अगर ये जो 10 to 11 पॉइंटर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको ये लोग क्लियर करते हैं तब। तो सबसे पहला पॉइंटर ये है कि वो जो कंपनी है वो सनराइज सेक्टर में होनी चाहिए। तो सनराइज सेक्टर का मतलब ये है कि उस सेक्टर में आने वाले समय में बहुत सारा गवर्नमेंट कैपेक्स होगा, प्राइवेट कैपेक्स होगा, उस सेक्टर के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने वाली है और वो जो सेक्टर है ना वो इंडिया के नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट से भी हाई रेट से ग्रो करना चाहिए। मतलब कि जैसे इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है, अब मान लो 10-11%, तो उससे हाई रेट से वो सेक्टर ग्रो करना चाहिए। अब अगर आप यूएस की कोई कंपनी देख रहे हो तो यूएस का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट से फास्ट ग्रो करना चाहिए। तो ये हो गया सनराइज सेक्टर। इस वीडियो में मैं प्राइमरीली इंडियन कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो ये सनराइज सेक्टर के कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। तो जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर वाला सेक्टर है उसमें आने वाले समय में हमें अच्छा डिमांड देखने को मिल सकता है और गवर्नमेंट भी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स को पुश कर रही है। तो वो एक सनराइज सेक्टर हो गया। वहीं पर जो पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल्स है वो सनसेट सेक्टर में आ गई क्योंकि उसकी डिमांड जो है वो हमें आने वाले समय में कम होती हुई दिखेगी। तो ये हो गया आपका ऑटो इंडस्ट्री का एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आईटी इंडस्ट्री का। तो जो भी लार्ज कैप आईटी जायंट्स है उनका जो बिजनेस मॉडल है वो सनसेट सेक्टर में है और जो स्मॉल कैप आईटी कंपनीज है जो कि एआई का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रही है और उनका कॉस्ट भी बहुत कम है, तो वो वाले आ गए सब सनराइज सेक्टर में। तो अगर हमें आईटी सेक्टर को आईटी इंडस्ट्री को एनालाइज करना है तो हमें स्मॉल कैप आईटी कंपनीज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मतलब वो एक एग्जांपल की तरह आप समझ लीजिए। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो कंपनी आप सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए उसका रेवेन्यू ग्रोथ एटलीस्ट 20 to 25% होना ही चाहिए मिनिमम। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वही लगभग 10-11% है। तो उसका एटलीस्ट 2 टाइम्स तो हमें चाहिए कि कंपनी जो है इतने फास्ट पेस से ग्रो करे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जो कि इससे भी ज़्यादा पेस से ग्रो कर सकती है। तो एटलीस्ट हमें 20-25% रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए आने वाले समय में। अभी क्या ग्रोथ इन्होंने दिखाई है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आने वाले समय में 1 से 3 सालों में अगर कंपनी 20-25% से एटलीस्ट ग्रो कर सकती है तो वो एक अच्छा साइन है। तो ये भी एक पॉइंटर है, इसको भी अगर कंपनी टिक करती है तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंटर पे आते हैं। तो सबसे पहले इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज है जैसे कि आपका V2 रिटेल, एथर, जीना सीखो, फिर स्काई गोल्ड, टाइमेक्स, औरम प्रॉपटेक, पूना वाला फिनकॉर्प। ये सारी कंपनीज जो है वो बहुत हाई पेस से ग्रो कर सकती है, मतलब कि 20-25% से ऊपर ही ग्रो कर सकती है। तो ये सारी कंपनीज जो है ये वाला पॉइंट जो है वो टिक करती है। अब हमें नेक्स्ट पॉइंटर पे जाना है, वो ये है कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो हाई कैपेक्स वाली कंपनी होनी चाहिए। मतलब कि या तो उसने अभी कैपेक्स करा है या वो आने वाले समय में कैपेक्स करने वाली है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अब आप एक एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है, उसका जो एग्जिस्टिंग प्लांट है वो पर मंथ 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो फिर अभी सपोज उसका जो यूटिलाइजेशन लेवल है वो 90% है, मतलब कि पर मंथ वो लोग 9,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आने वाले समय में कंपनी के पास बहुत कम स्पेस है ग्रो करने के लिए। अब आने वाले समय में वो क्या कर सकते हैं कि 10,000 के 10,000 पूरे यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा नहीं। तो अगर कंपनी को टॉप लाइन अपना ग्रो करना है तो उसको जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी होगी। तो अगर जैसे 10,000 से इन्होंने 20,000 कर लिया, तो फिर अगर वही 90% यूटिलाइजेशन हम लोग अज्यूम करें तो 18,000 यूनिट्स पर मंथ वो लोग फिर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मान लो कि 18,000 में से अगर 15,000 यूनिट्स भी बिक गई
तो पहले 9,000 यूनिट्स बिकती थी, अब 15,000 यूनिट्स बिकेगी। तो आप समझ लो कि लगभग 66.67% का हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से कैपेक्स जो है वो आने वाले समय में करना चाहिए, या उन्होंने अभी कैपेक्स करा है तो वो भी चलेगा, लेकिन जो है कैपेक्स ज़रूरी है टू इंक्रीज द कैपेसिटी एंड इंक्रीज द टॉप लाइन। टॉप लाइन मतलब यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि अगर कोई कंपनी आने वाले समय में कैपेक्स नहीं कर रही है तो वो हमें उसको एकदम ही इग्नोर नहीं करना है। उसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि जो कंपनी है मे बी उसने अभी रिसेंटली कैपेक्स कंप्लीट करा हो और उसका जो एग्जिस्टिंग यूटिलाइजेशन लेवल है वो बहुत कम हो। तो सपोज़ जो इनका प्लांट है उसमें ये लोग 40% यूटिलाइजेशन लेवल अचीव कर रहे हैं अभी, तो आने वाले समय में अभी भी 60% बाकी है। तो धीरे धीरे जब वो 60% के पास, वो 60% पूरा अचीव कर लेंगे, मतलब टोटल 100% हो गया, उसके बाद अगर ये लोग कैपेक्स नहीं करते हैं तब ये रेड फ्लैग हो जाएगा। लेकिन अभी जो है रेड फ्लैग नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको ऐसे देखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो प्रोडक्ट है जो कि वो कंपनी सेल कर रही है उसकी आने वाले समय में डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज होनी चाहिए, और जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके एआई के प्रॉक्सी प्लेस, जैसे कि आपका एरोफ्लेक्स हो गया। तो वो जो होसेस बनाती है उसके आने वाले समय में डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है, और जो सप्लाई है उससे ज़्यादा ही डिमांड रहेगी। तो फिर इस वजह से आप देख सकते हो कि मार्केट जो है उसको इतने हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक पॉइंट हो गया। और आप बताओ, जैसे कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी सेक्टर में आप देख लो, विंटेज कॉफ़ी, फिर कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी, मनोरमा इंडस्ट्रीज़, ये सारे कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स है उसके डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा रहने वाली है। तो फिर वो एक अच्छा साइन है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि डिमांड जो है वो आने वाले समय में बढ़ती भी रहनी चाहिए, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सप्लाई से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर डिमांड तो बढ़ती जा रही है लेकिन सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो रहा है तो फिर कंपनी को डिस्काउंट पे प्रोडक्ट सेल करना होगा, जिससे इनका क्या होगा, मार्जिन्स पर प्रेशर आएगा। वो हमें नहीं चाहिए। वी वांट द कंपनी टू हैव हाई प्राइसिंग पावर। तो आने वाला डिमांड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सप्लाई, मतलब कि डिमांड जो है वो हमेशा सप्लाई से ज़्यादा होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आता है, वो ये है कि कंपनी को जो है उनको मार्जिन इम्प्रूवमेंट होना चाहिए फ्यूचर में, और उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलना चाहिए। अब ये सारे कंपनीज में हमें देखने को नहीं मिलेगा, उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपके साथ जो थर्ड पॉइंट शेयर करा था रिलेटेड टू कैपेक्स, तो अगर किसी भी कंपनी ने अभी इसी वक्त कोई न्यू प्लांट को यूटिलाइज करना स्टार्ट करा है तो उसके जो इनिशियल कॉस्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, और मशीन को ब्रेक इवन तक जाने पर टाइम लगेगा। तो हमें शॉर्ट टर्म में मार्जिन्स पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो सिर्फ यही पॉइंट है जब हम कंपनी को चलो माफ़ कर सकते हैं कि चलो तुम मार्जिन्स कम कर लो। लेकिन अगर कंपनी के मार्जिन्स कम हो रहा है क्योंकि जैसे मैंने कहा डिस्काउंट्स दे रहे हैं, या उनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है, और हमें फ्यूचर में भी मार्जिन्स पर प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो हमें कंपनी से निकलना होगा। अगर कोई कंपनी कैपेक्स की वजह से मार्जिन्स पर प्रेशर ले रही है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय पे मार्जिन्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और इसी पॉइंट पर जो मैंने दूसरा टॉपिक बोला वो है ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब ये है कि आने वाले समय में जिस पेस से सेल्स ग्रो करेगी उससे भी हायर पेस से जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, फिर आपका पैट है, वो ग्रो करेगा। तो ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इवेंचुअली शेयर होल्डर्स को फ़ायदा मिलता है प्रॉफिट से, ठीक है। मतलब अगर प्रॉफिट जो है वो सेम पेस से ग्रो कर रहा है रिलेटेड टू सेल्स, तो हमें इसके पीछे का कारण पहले समझना होगा। तो अगर ऐसा हुआ कि कंपनी ने जो है बहुत पहले ही कैपेक्स कर लिया, अभी आने वाले समय में कोई कैपेक्स करने वाले नहीं है, तो फिर हमें जो है और डीप डाउन एनालाइज करना होगा। हम ऐसी कंपनीज को प्रेफर करेंगे जिनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता हो, जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिल सकता है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का एग्जांपल ले लो आप, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स जो होते हैं वो सारे अच्छे एग्जांपल है ऑपरेटिंग लेवरेज के, क्योंकि एक बार उनका फिक्स्ड कॉस्ट कवर होने के बाद बहुत हाई पेस से जो है उनका पैट ग्रो करता है। तो ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिलेटेड टू आपका
एक्सपेंसेस इन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। तो फिर कंपनीज अगर उनका जो है कॉस्ट बढ़ते जा रहा है तो हमें पहले देखना होगा कि वो कॉस्ट जो है वो क्यों बढ़ रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा हमें मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा। तो फिर अगर मार्जिन्स घट रहे हैं तो उसके पीछे का कारण अगर ये है कि कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, मार्केटिंग पे फोकस कर रही है, ब्रांडिंग पे फोकस कर रही है, और मैनेजमेंट जो वो कॉन कॉल में बता रहा है कि अगर हम लोग इस पे फोकस नहीं करेंगे तो हमारा जो कंपेटिटर है वो हमसे आगे निकल जाएगा। तो इस केस में पर भी हम लोग जो है मार्जिन्स पर थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर होता है तो वो हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्जिन्स और ऑपरेटिंग लेवरेज इंपॉर्टेंट है, बट आपको इससे रिलेटेड रिजिड नहीं होना है कि हमें चाहिए कि मार्जिन्स कंटिन्यूसली इम्प्रूव करे। वो अगर देखो जैसे मैंने कहा अगर कैपेक्स करेंगे तो फिर हमें मार्जिन्स पर प्रेशर देखने को मिलेगा, अगर मार्केटिंग ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग पे फोकस करेंगे तब भी हमें कैपेक्स पर मार्जिन्स पर प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू कॉन कॉल एनालिसिस। तो कॉन कॉल और पीपीटी ये दोनों चीज़ें हमें बहुत अच्छे से एनालाइज करनी है, क्योंकि पीपीटी पर तो जो है चलो कंपनी का प्रेजेंट जो परफॉर्मेंस है वो हमें पता चल जाएगा, लेकिन जो कॉन कॉल है उसमें जो है हमें मैनेजमेंट की टोन से ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कंपनी आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम में पड़ सकती है या नहीं, और कंपनी पर कोई अनइवन कॉस्ट आने वाला है या नहीं, और कंपनी का आने वाले समय में रेवेन्यू ग्रोथ कम हो सकता है क्या। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें जनरली कॉन कॉल से ही पता चलती हैं। तो हमें कॉन कॉल पर फोकस करना होगा और कॉन कॉल हमें रीड करना ही होगा। मतलब बिना कॉन कॉल रीड करे तो हम किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो कॉन कॉल एनालिसिस इज़ आवर नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं रिलेटेड टू रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये जो दो रेशियोज़ हैं ये अगर ऊपर जाएं तो अच्छी बात है, ठीक है। मतलब सपोज कोई भी कंपनी जो है वो केपेक्स कर रही है तो फिर उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसीई रेशियो है वो हमें इतना हाई पेस से ऊपर जाते हुए नहीं दिखेगा, इनफैक्ट हमें नीचे ही जाते हुए दिख सकता है। तो फिर उस केस में चलो हम लोग कंपनी को कह सकते हैं कि क्योंकि केपेक्स कर रहा है तो उस वजह से आरओई जो नीचे जा रहा है। लेकिन अगर केपेक्स बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर बिल्कुल एक्सपेंस इनका है ही नहीं, फॉर एग्जांपल आप समझ लो जो भी फिनेंशियल सेक्टर की कंपनीज है जैसे कि आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और एनबीएफसीज, तो उनके लिए क्या मेजर कैपेक्स होगा और उनके लिए क्या ही मेजर ब्रांडिंग से रिलेटेड होगा खर्चा। मतलब खर्चा होगा बट उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो फिनेंशियल स्पेस की जो कंपनीज हैं उनका आरओई जो हमें ऊपर की तरफ जाते हुए दिखना चाहिए। तो ये जो आरओई है ये प्राइमरीली आपके फिनेंशियल स्पेस के लिए है। जो हमारा नॉन फिनेंशियल स्पेस है उसमें हम लोग आरओसीई ट्रैक करते हैं, मतलब कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो रेशियो अगर नॉन फिनेंशियल की बात करें तो वो जैसे मैंने कहा कि ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिनेंशियल सेक्टर में जो है रिटर्न ऑन इक्विटी हमें ऊपर की तरफ जाते हुए दिखना चाहिए, ये ज़रूरी है। और अगर ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है तो मैनेजमेंट ने जो है कॉन कॉल में ज़रूर बताया होगा कि क्यों ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। तो अगर वो रीज़न आपको सही लगे तो फिर आप इन्वेस्टेड रहो या फिर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा कारण पता चले कि जैसे हमारा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो बढ़ गया तो हमें प्रोविज़न बनाना पड़ा, उस वजह से लॉस हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, तो हमारा नेट इनकम भी कम हो गया, उसकी वजह से आरओई पर प्रेशर देखने को मिला है, तो फिर ये रेड फ्लैग हो गया। और वहीं दूसरी जगह ये लोग कहे कि हमने हमारी मर्जी से एक्स्ट्रा प्रोविजंस बनाए हैं ताकि आने वाले समय में जो है अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाए तो फिर हमें इतना प्रेशर देखने को ना मिले। अगर वैसा कंपनी बोलती है तो इस केस में आरओई कम होना सही है, लेकिन अगर इनके एसेट क्वालिटी ख़राब हो गई और उसके लिए इन लोग को मजबूरन प्रोविजंस बनाने पड़े तो फिर वो एक रेड फ्लैग है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू एआई। तो एआई आज के टाइम पर जो है वो नेसेसिटी हो गया है। तो
आई एम सीइंग कि सो मेनी कंपनीज आर टॉकिंग अबाउट यूजिंग एआई इन देयर बिजनेस ऑपरेशंस। तो अब अगर कोई कंपनी एआई का बिल्कुल ही यूज़ करना नहीं चाहती तो फिर आप एक छोटा सा रेड फ्लैग की तरह समझ सकते हो। अगर वो कारण बताती है कि हमें एआई की ज़रूरत ही नहीं है, और या फिर वैसे बताती है कि जो एआई एजेंट्स को हम लोग यूज़ करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो हमारे जो है फालतू के खर्चे हो जाएंगे, तब आप उस केस में इग्नोर कर सकते हो। बाकी जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनीज नाउअडेज आर यूजिंग एआई इन देयर ऑपरेशंस। अगर कोर ऑपरेशंस में यूज़ नहीं कर रही तब भी कस्टमर सर्विस और कॉल एजेंट्स वाले जो सेगमेंट है उनको रिप्लेस करके उधर जो है एआई के चैटबॉट्स और एआई एजेंट्स जो है उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो फिर उस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आजकल के टाइम पर कंपनीज जो एआई को यूज़ कर रही है उनको सच में एज मिलता है ओवर देयर कंपेटिटर्स। और हमारा फाइनल पॉइंट होगा रिलेटेड टू वैल्यूएशंस। तो वैल्यूएशन जो है वो हमेशा लास्ट में आएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले जो है बिजनेस, कोर बिजनेस पर फोकस करना होगा। अगर हमारा बिजनेस ही बेकार है तो फिर वैल्यूएशंस का क्या ही करेंगे। और वैल्यूएशंस में हमें आज का पी रेशियो नहीं देखना है, हमें हमेशा कैलकुलेट करना है फॉरवर्ड पी या फिर पेग रेशियो, और उसके बेसिस पर हमें डिसीज़न लेना है कि कंपनी जो है वो आज की डेट पर हमें सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है, फेयरली वैल्यूड है। तो वैल्यूएशंस के जो है बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका आईटी सेक्टर हो गया। तो आईटी सेक्टर आज के टाइम पर बहुत सस्ते पीई पे मिल रहा है। तो वो अगर कोई भी बंदा है वो डायरेक्टली वैल्यूएशंस के बेसिस पर आईटी सेक्टर की कंपनीज को लेगा तो फिर उसके तो लग गए, क्योंकि बिज़नेस मॉडल ही ख़त्म है। अगर ये लोग अपने बिज़नेस मॉडल को चेंज नहीं करते तो फिर लार्ज कैप आईटी जायंट्स में हमें कभी ग्रोथ देखने को मिलेगी नहीं। तो उस वजह से वैल्यूएशंस जो है वो हमेशा लास्ट में होनी चाहिए। जो मैंने आपको पहले 9-10 पॉइंटर्स बताए, अगर वो टिक होता है तभी हमें वैल्यूएशंस पर जाना है। और तब अगर हमें फॉरवर्ड पी या पेग रेशियो जो है वो हमें महंगा दिखे तब आप जो है थोड़ा कम पैसा उस कंपनी में एलोकेट कर सकते हो। वरना अगर फॉरवर्ड पी और पेग जो है वो हमें सस्ता मिल रहा है तो फिर ऑब्वियसली आपको ह्यूज चंक ऑफ योर कैपिटल यू कैन इन्वेस्ट एंड टेक रिस्क। तो वही बात है, फॉरवर्ड पी या फिर पेग, इग्नोर द करंट टुडेज पी रेशियो। सो दिस आर ओवरऑल 10 to 11 पॉइंटर्स जिसके बारे में मेरे को आपके साथ डिस्कशन करना था। एंड दिस इज़ बाई फार माई लॉन्गेस्ट वीडियो, अराउंड 18 मिनट्स का हो गया है ना। तो अगर कोई एक आधा पॉइंटर छूट भी जाता है तो फिर मैं आपको पोस्ट में लिख के दे दूँगा, आप वहाँ से समझ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।